एंड मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ और मैं स्टार कंसल्टेंसी का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियरिंग मैंने आईआईटी से किया हुआ है और हमारा इस फील्ड में चिलर प्लांट में बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। अराउंड 15 to 16 ईयर्स के करीब मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक बार फिर हम चिलर प्लांट पर आए हुए हैं, फिर आपको डिटेल एक बार फिर हम बताना चाहते हैं। चिलर प्लांट के अंदर सबसे पहला पार्ट होता है जो वो है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर आपका है जो कि स्क्रू टाइप का कंप्रेसर है। ये स्क्रू टाइप का कंप्रेसर यहाँ लगा हुआ है। कंप्रेसर कई वैरायटी के होते हैं। पहले तो आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, फिर एक्सियल कंप्रेसर, इसका ये आपका स्क्रू कंप्रेसर हो गया। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर्स होते हैं। तो ये कंप्रेसर में जो है लाइन जो जा रहा है ये पहले मफलर में जा रहा है। मफलर में फंक्शन ये होता है कि जो आपका ये जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो उसको काफ़ी कंप्रेशन के साथ होता है और आवाज़ करता है, वाइब्रेशन होता है, इसलिए मफलर लगा देने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मफलर के बाद जा रहा है वो आपका सीधा कंडेंसर में जा रहा है। तो कंप्रेसर में एक प्रॉब्लम क्या आती है, सर्जिंग प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कंप्रेसर के साथ आती है। उसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कंडेंसर में प्रेशर अगर जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है जो कि आपका कूलिंग टावर से कनेक्टेड होता है। अगर कंप्रेसर में बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है तो क्या होता है, निगेटिव प्रेशर हो जाता है। अगर मान लीजिए एवापोरेटर से कंप्रेसर में गैस आ रही है, उसका प्रेशर अगर 300 किलो पैस्कल है और कंडेंसर में प्रेशर जा रहा है वो आपका 900 किलो पैस्कल है, तो 300 माइनस 900 ये लिफ्ट हो गया आपका 600 किलो पैस्कल का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंडेंसर में आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट गोज़ अप टू 1000 किलो पैस्कल, तो 100 किलो पैस्कल इसमें ज़्यादा हो गया प्रेशर। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये सर्जिंग होने लगता है। सर्जिंग मीन्स गैस जो होती है बैक होती है, मफलर से होते हुए कंप्रेसर में जाने लगती है और उधर से आपका एवापोरेटर का गैस आ रहा है। तो दोनों जो होते हैं कंप्रेसर के ऊपर जब आते हैं तो कंप्रेसर में जो होता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और कंप्रेसर डैमेज होने का डर रहता है। तो ये तो हुआ आपका कंप्रेसर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंप्रेसर के बाद कंडेंसर जो है कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंडेंसर जो होता है ये आपका शेल एंड ट्यूब टाइप का लगा हुआ है। एक शेल है और एक ट्यूब है। इसके अंदर शेल जो है उसके अंदर गैस आता है। गैस जो होता है शेल साइड में आता है और ट्यूब साइड में जो होता है आपका वो वाटर जो है वो कूलिंग टावर को चला जाता है। ट्यूब साइड में पानी जो है देखिए, एक ये इनलेट लगा हुआ है और एक ये आउटलेट लगा हुआ है। तो इनलेट वाल्व आपका ये हुआ और आउटलेट में ये हेडर ऊपर में दिखाई दे रहा है, एक हेडर दिखाई दे रहा है। हेडर में जो है पानी आपका कूलिंग टावर से जो होता है वो आता है। अब यहाँ पर कूलिंग टावर से जो कनेक्शन होता है आपका हेडर का, तो ये आपका हो गया वाटर फ्लो मीटर दिखा दो उसको। वाटर फ्लो मीटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्लो रेट अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो तुरंत कंडेंसर में पानी जाना जो है कम हो जाएगा और ट्रिपिंग हो सकता है, तो जिससे कि आपका चिलर प्लांट ट्रिप भी हो सकता है। ये आपका फ्लेक्सिबल जॉइंट लगा हुआ है और उसके ऊपर ये बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है। बैलेंसिंग वाल्व के ऊपर ये बटरफ्लाई वाल्व एक लगा हुआ है और ये आपका मोटराइज वाल्व लगा हुआ है। ये सब वाल्व लगे हुए हैं सेफ्टी मेजर के लिए। कोई प्रॉब्लम जब आएगा लाइन में तो उसके लिए ये सब लाइन में वाल्व लगे रहते हैं। ये आपको ये जो है आपका फ्लो मीटर है। ये पानी जो है वो अंदर जा रहा है, ये पानी अंदर जा रहा है, आपका फ्लो मीटर लगा हुआ है, अंदर जा रहा है। पानी निकल करके जो जाता है सीधा आपका चला जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। पूरा कूलिंग टावर का पानी कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या है, ये सब चीज़ जो होता है कंट्रोल होता है कूलिंग टावर में, जिसके वजह से ये आपका कंडेंसर में पानी जो होता है आता और जाता रहता है। इस पानी का टेम्परेचर डिफरेंस जो है समझ लीजिए करीब आपका 6, 7 या 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग वाटर का जो आपका कूलिंग टावर से पानी आ रहा है, कूलिंग टावर में पानी जा रहा है, उन दोनों के बीच में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 7 या 8 डिग्री का होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो इसका यानी कूलिंग टावर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी पड़ेगी, कूलिंग टावर का जाके ऊपर में जाके चेक करना पड़ेगा कि उसका पानी का फ्लो ठीक है कि नहीं ठीक है। कूलिंग टावर में 3-4 केमिकल्स पड़ते हैं, वो केमिकल डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं, जो कि आपका एंटी स्केलिंग एक होता है, एंटी फंगस होता है, और एक एंटी एल्गी मतलब काई वगैरह जो जम जाता है। तो अब हम लोग कंप्रेसर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कंप्रेसर का ऑयल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्रेसर में, कंप्रेसर का ऑयल फीडिंग, उसका टेम्परेचर करीब 90 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। उसके लिए एक हीटर लगा रहता है कंप्रेसर में, वाटर, जो कि आपको हीटर जो होता है कंप्रेसर में के नीचे लगा रहता है, जो कि आपको कंप्रेसर के अंदर ऑयल का फ्लो डिक्टेट करता है। आप इधर आइए। इसके बाद कंप्रेसर के बाद आता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यहाँ नीचे लगा हुआ देखिए, ये एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ज़्यादातर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की खासियत होता है उसके अंदर मोटर लगा रहता है, मोटराइज होता है, या सोलोनाइट कह सकते हैं आप। मोटराइज होता है तो वो एक्सपेंशन जो होता है, फ्लो रेट को जो होता है वही कंट्रोल करता है कि फ़्लो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, ये सब एक्सपेंशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व दिखाई दे रहा है, वो कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन वाल्व के बाद रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विफाई फॉर्म में कंडेंसर में लिक्विफाइड हो गया, वहाँ पर फेस चेंज हो जाता है कंडेंसर में, वहाँ से आता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व के बाद वो चिलर में जाता है, चिलर या एवापोरेटर। अब आप ये गौर करें कि ये चिलर या एवापोरेटर जो है पूरा इंसुलेटेड है, ये कंपनी से ही आपका इंसुलेशन करके ही देते हैं वो लोग। इसमें ज़रा सा भी कोई टेम्परेचर का एक्सचेंज बाहर से नहीं होना चाहिए। ये भी एक आपका हीट एक्सचेंजर टाइप का, ट्यूब एंड शेल टाइप का हीट एक्सचेंजर है। इसमें जो आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो है वो एक्सपेंशन वाल्व के बाद आता है ट्यूब में, इसके ट्यूब में आता है, एक्सपेंशन वाल्व के ट्यूब में आता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो होकर के ट्यूब में आता है। और इसका शेल जो होता है वो कनेक्टेड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पंप से, क्योंकि शेल में पानी होता है, पानी जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पंप की तरफ, पंप में हम आते हैं, पंप की तरफ हम आते हैं। ये देखिए लाइन दिखाई दे रहा है, ये जा रहा है पानी, ऊपर में जा रहा है, मोटराइज वाल्व भी लगा हुआ है। देखिए जो चीज़ आपका कंडेंसर में लगा रहता है करीब करीब सेम चीज़ इसमें भी, चिलर में भी लगा रहता है। तो पहला मोटराइज वाल्व दिखाई दे रहा है, ये आपका बैलेंसिंग वाल्व दिखाई दे रहा है, और ये आपका बटरफ्लाई वाल्व एक लगा हुआ ऊपर में वो दिखाई दे रहा है। ये सब वाल्व जो होते हैं सेफ्टी मेजर के लिए लगाए जाते हैं। अब ये पानी जो है सीधा आ रहा है हमारा प्राइमरी पंप में, प्राइमरी पंप, और प्राइमरी पंप जो होता है ये सप्लाई करता है वाटर चिलर को, डायरेक्ट सप्लाई करता है वाटर चिलर को, और उसका आउटलेट जो होता है वो सेकेंडरी पंप में जाता है। सेकेंडरी पंप हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर, सेकेंडरी पंप से डायरेक्ट फिर पानी जो होता है एएचयू में जाता है। सेकेंडरी पंप जो होता है उसका एचपी, हॉर्स पावर ज़्यादा होता है दैन प्राइमरी पंप, क्योंकि ये पंप जो होता है डायरेक्टली एएचयू से कनेक्टेड होता है, और एएचयू में जो होता है पानी जो होता है कूलिंग कॉइल लगा रहता है, कूलिंग कॉइल में ठंडा होकर के वो फिर वापस आता है, और एएचयू के लोड के हिसाब से, एएचयू के लोड के हिसाब से ये पंप आपका काम करता है। ये आपका पंप जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, जो कि आपका लोड के हिसाब से वैरी करता है, एएचयू के लोड के हिसाब से वैरी करता है। इस तरह से सेकेंडरी पंप जो होता है वो आपका सीधा जो होता है पानी वो भेज देता है एएचयू में। एएचयू से पानी जो होता है वो वहाँ पर आपका ब्लोअर एक लगा रहता है, फिल्टर लगा रहते हैं, ऑफकोर्स फिल्टर के बाद ब्लोअर लगा रहता है। ब्लोअर के बाद जो होता है एयर के कॉइल लगे रहते हैं, वो हीट एक्सचेंज होता है वाटर टू एयर, और वो एयर चला जाता है आपका हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक रूम में चला जाता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, वो नोट करके हमको रखना चाहिए, जानना चाहिए, जो कि चिलर प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। वो है आपका, इसमें हम आपको बता दें चिलर प्लांट के लिए सबसे पहला चिलर का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब चिलर में जो पानी इनलेट और आउटलेट हो रहा है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, डेल्टा टी जिसको बोलते हैं, डेल्टा टी जो होना चाहिए वो आपका 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 6 डिग्री। दूसरा चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्रोच टेम्परेचर, जो कि
थोड़ा बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, ठीक से जानते नहीं अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ अप्रोच टेम्परेचर क्या है। अप्रोच टेम्परेचर कंडेंसर का भी होता है और एवापोरेटर का भी होता है। कंडेंसर में जो चीज़ें आपकी आउटलेट हो रही हैं, कंडेंसर में जो चीज़ें आउटलेट हो रही हैं वो क्या है, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में जाता है आपका गैस, और दूसरा कूलिंग टावर में जाता है, कूलिंग टावर का वाटर सिस्टम। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर जो कंडेंसर से गैस जा रही है हमारी एक्सपेंशन वाल्व में, और जो कंडेंसर से पानी जा रहा है हमारा कूलिंग टावर में, इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस 2 या 2.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस तरह से एवापोरेटर में भी देखिए आप, एवापोरेटर में जो होता है हमारा पानी जो होता है AHU में जाता है सीधा, एवापोरेटर से पानी जो होता है चिलर प्लांट जिसको बोल रहे हैं, उससे पानी सीधा AHU में जाता है, और दूसरा जो है वो कंप्रेसर में गैस जाता है। तो कंप्रेसर में जो गैस जा रहा है और AHU में जो AHU में जो आपका चिलर वाटर जा रहा है, इन दोनों के टेम्परेचर का भी डिफरेंस 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं अप्रोच टेम्परेचर, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। अप्रोच टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा होने से जो होता है आपका चिलर प्लांट ठीक से काम नहीं करता है। तो इस तरह से हमने आपको एक चिलर प्लांट के बारे में विषय में बताया। चिलर प्लांट जो होता है आजकल बहुत कॉमन है, हर जगह लगा रहता है। 2 टाइप के चिलर प्लांट होते हैं, एक तो वाटर कूल्ड होता है एक, और एक होता है एयर कूल्ड। जो गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह जो हैं वहाँ पर हमेशा नॉर्मली एयर कूल्ड प्लांट लगा रहता है। इवन हमारे दिल्ली वगैरह के एरिया में भी बहुत से एयर कूल्ड प्लांट हैं। वहाँ पर कंडेंसर जो होता है वो वाटर कूल्ड ना होकर के हमारा एयर कूल्ड होता है। वो ऊपर लगाते हैं हम, छत वगैरह पर लगाते हैं, वो कंडेंसर हमारा एयर कूल्ड होता है, वाटर कूल्ड नहीं होता। तो एयर को हम उससे पास कराते हैं और रेफ्रिजरेंट उसके थ्रू पास होता है, ट्यूब के थ्रू एयर क्रॉस करता है उसको, और वहाँ पर वो रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। कंडेंसर में फेस चेंज होता है रेफ्रिजरेंट का, फ्रॉम कंप्रेसर से जो गैस आ रही है वो कंडेंसर में आकर के लिक्विफाई हो जाती है, और एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू होते हुए फिर वो चिलर में जाती है। चिलर में जाने के बाद जो है वही लिक्विफाइड गैस जो होता है वो फिर गैस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होकर के फिर वो कंप्रेसर में आ जाता है। तो गैस का फ्लो तो हमारा कंप्रेसर टू कंडेंसर, कंडेंसर टू एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व टू एवापोरेटर होता है। लेकिन पानी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कंडेंसर है, कंडेंसर में पानी का फ्लो जो है हमारा कनेक्टेड होता है सीधा कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली कंडेंसर में स्केलिंग वगैरह हो जाती है, जिसके लिए कूलिंग टावर में अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी तो फेस चेंज लिक्विड का गैस टू लिक्विड होने में दिक्कत आ सकती है। लिहाजा हम लोग को कूलिंग टावर के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। कूलिंग टावर का इनलेट आउटलेट, उसके बाद वहाँ पर एयर फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ है कूलिंग टावर में एक फ़ैन लगा रहता है ऊपर में, जो कि आपका कंट्रोल करता है एयर के फ्लो को। तो कूलिंग टावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कि हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चीज़, पानी प्राइमरी और सेकेंडरी पंप जो कि चिलर वाटर को ले जाता है AHU तक, AHU से वापस लाता है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक हमने काफ़ी कुछ आपको बताया है और आपके समझ में भी आया होगा। थैंक यू। और मेरा एक कार्ड हम आपको दिखा दें, जो कि हम एक एज ए कंसल्टेंट इंजीनियर काम करते हैं। ख़ासतौर से हम चिलर में ही काम करते हैं, चिलर का काम देखते हैं हम। चिलर के जो प्रॉब्लम आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस होता है अगर, तो उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा कार्ड एक है जो कि हम आपको दिखा देते हैं। कार्ड हमारा है ये, ठीक है, ये कार्ड हमारा है। हम कंसल्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हमने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया हुआ है चिलर प्लांट में, ख़ास तौर से उसका मेंटेनेंस, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको दूर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और मेरे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।